हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और आज आपके लिए मैं लाया हूं एक और लेक्चर जो है CAPF AC की प्रिपरेशन में आने वाली डाउट्स एंड क्वेरीज पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउट आती है कि करंट अफेयर्स इज़ वेरी बोरिंग एंड इट टेक्स टू मच टाइम। तो इसको डेली कैसे किया जाए। तो इस पर ये ध्यान दीजिए कि मैंने आपको बोला है कि आपको 3 सोर्सेज देखने हैं फॉर करंट अफेयर्स विच आर वन इज़ न्यूज़पेपर एंड 2 मैगजीन्स। सो कीप इन योर माइंड दैट यू डू नॉट हैव टू रीड एवरीथिंग विद द सेम फोकस। न्यूज़पेपर तो आप यू कैन फिनिश देम इन 40 to 60 मिनट्स। अगर आप उसको इनफ टाइम देते हो 2-3 मंथ्स तो आपका न्यूज़पेपर बहुत जल्दी फिनिश होने लग जाएगा। न्यूज़पेपर को फर्दर आपको कैजुअली पढ़ना है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द सिग्निफिकेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल कॉलम्स। जो मैगजीन्स हैं उनको तो आपको डेली केवल 30 मिनट्स के लिए पढ़ना है और मंथ में 30 डेज होते हैं। तो आपको क्या करना है कि 20 डेज उसमें से देने हैं आपको विजन IAS मैगज़ीन के लिए एंड 10 डेज टू प्रतियोगिता दर्पण। तो ऐसे आपका मैगज़ीन भी तैयार होता जाएगा। ज़रूरी क्या है कि आप एक शेड्यूल बना लो और उस शेड्यूल को आप फॉलो करो। सो प्लान अकॉर्डिंगली कि आप करंट अफेयर्स कैसे करना चाहते हो। मे बी इफ़ यू डू नॉट वांट टू डू इट डेली, आप वीकली टाइम दे सकते हो फॉर मैगजीन्स, राइट। बट कीप इन योर माइंड कि डिसिप्लिन विल बीट स्मार्ट वर्क। तो आप क्या करो कि प्लान करो और उसको फॉलो करो। जितना कंटेंट है आपके पास कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है प्लस मैगजीन्स पढ़नी है मंथली, आप उसको मंथ वाइज फिनिश करते जाओ। उसके बाद एक डाउट आता है कि हर महीने तो 2 मैगज़ीन पढ़ना है एंड डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। सो एंड में तो जाके 24 मैगजीन्स हो जाएंगी टोटल। हाउ विल आई रिवाइज देम। तो देखिए मैंने बोला हुआ है कि आपको मंथली विजन IAS एंड प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी है, डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। तो जो मंथली करंट अफेयर्स का रिवीजन है, आप तो उसको उसी मंथ में ईजिली 2 से 3 रीडिंग दे सकते हो। ठीक है, 100 पेजेस के अप्रॉक्सीमेटली होती है विजन IAS का। एंड जो प्रतियोगिता दर्पण है उसमें तो आपको हार्डली 30 पेजेस देखने हैं। ठीक है, तो आप ये दिमाग में रखो कि मैं क्या करूँगा, जब मैं जिस मंथ का मैगज़ीन पढ़ रहा हूँ उसी मंथ में मैं उसकी 2-3 रीडिंग दे लूँगा एंड आई विल मार्क द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दैट मंथ इटसेल्फ। उससे क्या होगा कि लेटर ऑन व्हेन यू रिवाइज तो आपको केवल इंपॉर्टेंट पोर्शन ही रिवाइज करने हैं। मेमोराइजेशन की अगर बात करें तो देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए तो आपको ओनली वर्ड एसोसिएशन की ज़रूरत है एंड रिकलेक्शन। वर्ड एसोसिएशन से क्या है कि जैसे कोई डिफेंस एक्सरसाइज है, वो 2 नेशंस के बीच में हुई तो कौन कौन से नेशंस हैं। आप अगर मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे, राइट ऑप्शन विल स्ट्राइक बाय इटसेल्फ ड्यूरिंग द एग्जाम। बट कीप इन योर माइंड दैट मल्टीपल रीडिंग्स आर नेसेसरी। आप इसको रिवीजन के लिए मत बचा के रखो, आप उसी मंथ में इसको बार बार रिवाइज करते जाओ। एंड में जाके एग्ज़ाम के पहले 2 मंथ्स 3 मंथ्स जितना भी आपके पास टाइम है रिवीजन के लिए, वन मैगजीन यू कैन फिनिश वेरी इजीली विद इन 1 आवर। 50 to 60 मिनट्स में आपकी एक मैगजीन रिवाइज हो जाएगी। उसके बाद एक डाउट आती है कि आई एम अनेबल टू स्टडी नॉन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, व्हाट शुड आई डू। देखिए इसके लिए सीधा सा प्रिस्क्रिप्शन है दैट यू हैव टू swallow द बिटर पिल। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपसे बोला हुआ कि आप डेली 2 से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ो और जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं आप उसको कंबाइन कीजिए नॉन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल इफ़ समवन फाइंड्स पॉलिटी वेरी इंटरेस्टिंग बट उसको हिस्ट्री इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, तो आप क्या करो, जो अपना प्लान बना रहे हो उसमें आप पॉलिटी को हिस्ट्री के साथ कंबाइन करो। सो दैट एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो आपका डेली अच्छे से हो रहा होगा और जो एक सब्जेक्ट बचता है जिसमें आपको उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, उसमें आप थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करके उसको ज़बरदस्ती पढ़ सकते हो। अब ये चीज़ अपने दिमाग में इसके लिए बिल्कुल रखिए कि हैव नो डाउट अबाउट इट दैट यू नीड टू स्टडी एवरी सब्जेक्ट। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको कोई चीज़ ऐसी है जो पूरी बोरिंग लग रही है, तो उसके लिए आप क्या करो कि आप लेक्चर्स देख सकते हो, कंपाइलेशंस पढ़ सकते हो, नोट्स देख लो। बट उससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन सफ़र करेगी। एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बुक्स तो पढ़ो ही, जो भी स्टैंडर्ड और रेफरेंस बुक्स हैं उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो इजी वे टू डू इट। सो जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि पढ़ना तो है ही है, तो बस ठीक है उसको ख़त्म करते हैं। फिर अगली डाउट आती है कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमल टाइम टू फिनिश द सिलेबस एंड रिवाइज एवरीथिंग। देखिए मैंने एज्यूम किया हुआ है कि आपके पास 9 मंथ से लेकर 12 मंथ्स है प्रिपरेशन के लिए। सो अगर किसी के पास 9 मंथ्स है उसको सिलेबस फिनिश करना चाहिए 7.5 मंथ्स में। अगर किसी के पास 12 मंथ्स है ही शुड फिनिश द सिलेबस इन 9 मंथ्स। तो आपका रिवीजन रफली 1.5 मंथ्स to 3 मंथ्स मतलब 45 days to 90 days में आएगा। और देखिए अगर आपने प्लान किया लेकिन आप सिलेबस ख़त्म नहीं कर पाए हो, आप 100% सिलेबस नहीं ख़त्म कर पाते हो, नो नीड टू वरी। इवन इफ़ यू फिनिश 80% ऑफ द सिलेबस प्रॉपरली, दैट इज़ मोर देन इनफ टू क्लियर द एग्ज़ाम। बट
इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट यू मेक अ टाइम प्लान फॉर योर एंटायर प्रिपरेशन एंड यू स्टिक टू दैट प्लान। मतलब आज जैसे नवंबर 2022 हुए और एग्ज़ाम है जुलाई 2023 में, तो जो बीच का टाइम है उसमें आप प्लान करो कि मैं किस मंथ में क्या पढ़ूंगा, तो मेरा इतने टाइम में सिलेबस फिनिश होना चाहिए। लास्ट के 2 मंथ्स आई विल जस्ट कीप फॉर रिवीजन। देखिए, भले ही आप प्लान फॉलो ना कर पाओ, भले ही आपका पूरा सिलेबस ख़त्म ना हो पाए, बट अ बैड प्लान इज स्टिल बेटर देन हैविंग नो प्लान। तो प्लान कीजिए एंड उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। फिर एक डाउट आता है कि जो हम डेली पढ़ते हैं उसको हम पेपर टू के लिए कैसे याद रखें। तो देखिए, सीधी सी बात है, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग। नो वन कैन रिमेंबर एवरीथिंग। भाई, किसी को भी हर चीज़ याद नहीं रहती है। आप जो डेली पढ़ रहे हो उसमें से आपको 20 to 25% मतलब 1/5 to 1/4 भी अगर याद हो रहा है, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। ठीक है, इसलिए बार बार बोलते हैं कि मल्टीपल रीडिंग्स करनी है आपको। इससे होता है कि आपकी मसल मेमोरी डेवलप होती जाएगी, वर्ड एसोसिएशन बेटर होती जाएगी। जब आप मल्टीपल रीडिंग्स दे रहे हो, आपने 3 रीडिंग्स दे लिए, उसके बाद आप फिर बैठ के आराम से बाद में चीज़ें याद कर सकते हो। ठीक है, जिसको रटना बोलते हैं, वो आप सब्सिक्वेंट रीडिंग्स में करो। अगर आप फर्स्ट रीडिंग्स में ही करने लग जाओगे तो आपका फिर टाइम बहुत लग जाएगा, आप सिलेबस भी फिनिश नहीं कर पाओगे। तो आपका फ्लो क्या होना चाहिए पढ़ते टाइम? देखिए, आप हमेशा दिमाग में रखिए कि सबसे पहले तो मुझे चीज़ें समझनी है। आप सबसे पहले चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड देम, कि बताने की क्या कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जब आप रीडिंग करते हो, यू फिल्टर द कंटेंट्स कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। जब आपने कंटेंट भी फिल्टर कर लिया, उसके बाद थर्ड स्टेज में आता है मेमोराइजेशन। ठीक है, उसके बाद आप याद करो। तो ये चीज़ दिमाग में रखिए कि आपको हर चीज़ याद नहीं करनी है, आपको समझना है, कंटेंट फिल्टर करना है और फिर याद करना है। तो याद करने वाली चीज़ें तो बहुत कम बचती हैं, सब कुछ नहीं याद करना है, राइट। उसके बाद एक डाउट आता है कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव की जाए, ग्रामर फॉर पेपर 2 कैसे इंप्रूव करना है। तो देखिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो इंग्लिश के लिए, आप देख डालिए सबको। ठीक है, यू शुड बी एबल टू डेवलप अ फील ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड एंड यू शुड ऑल्सो सॉल्व देम। आप क्वेश्चंस देखिए, उनको समझिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो ग्रामर बुक है उसमें से आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी। आप क्या करो, जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं उसमें से आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, सिंपल कंपाउंड सेंटेंसेस हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया। आप इन चीज़ों को ग्रामर बुक से ख़त्म कर दीजिए पढ़ के। ठीक है, उसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे बचेंगे जो आपको ग्रामर की बुक में नहीं मिलेंगे, जस्ट गूगल दोस क्वेश्चंस। ठीक है, और वहीं से उसकी टेक्निक्स देख लीजिए कि किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो ये तो हो गए ग्रामर पोर्शन के लिए, राइट। उसके बाद बचता है जो जनरल इंग्लिश का पोर्शन है। तो उसके लिए आप क्या करो कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे आपका सेंटेंस फॉर्मेशन सुधरेगा, वर्ड सिलेक्शन इंप्रूव होगा। एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप वर्ड मीनिंग्स लिखते रहिए, जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, जो वर्ड्स आपने पहले नहीं देखे हैं बट न्यूज़पेपर में आपको मिलेंगे, आप उनको लिखते जाइए। सो आपको दिमाग में क्या रखना है कि इंग्लिश को यू नीड टू ट्रीट इट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। कई लोग क्या करते हैं कि नहीं, इंग्लिश को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, इंग्लिश तो ऐसी ही हो जाएगी। देखिए, वो गलती करते हैं, बिकॉज 120 मार्क्स आउट ऑफ 200 इन पेपर 2 इज़ डायरेक्टली इंग्लिश। तो इंग्लिश को तो आपको तैयार करनी ही है। सो व्हाट यू डू इज़ कि आप इसको डेडिकेटेड टाइम दीजिए और इसको तैयार कीजिए, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। बट ऑन गोइंग एफर्ट्स में यू कीप ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर एंड वहाँ से आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती रहेगी। उसके बाद एक डाउट आता है कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट एंड फोकस ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कि जब मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं फोकस्ड कैसे रहूँ। तो देखिए, मैंने बोला हुआ है कि आप क्या करो कि आप अकेले तैयारी मत करो, यू फॉर्म ग्रुप्स ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स और तब तैयारी कीजिए। आपको ऑफलाइन ग्रुप मिल जाता है, आप दिल्ली में तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप घर पर ही हो, अपने आसपास कोई नहीं, तो आप ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मेरा भी एक फोरम है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आप हॉबीज़ अपनी परस्यू कीजिए। आपको म्यूज़िक पसंद है, मूवीज़ देखना पसंद है, कुकिंग, गार्डनिंग, जो भी है, एनीथिंग इज़ फाइन एज लॉन्ग एज यू कैन रिलैक्स एंड फील री एनर्जाइज्ड आफ्टर इट। तो ऐसे काम नहीं करने जिसको आकर के आपको और ज़्यादा थकान लगे, आपको पढ़ने का मन नहीं करे। ठीक है। उसके बाद टेक स्मॉल प्लान्ड ब्रेक्स। जैसे आपने डिसाइड किया कि ठीक है मैं वीकली तैयारी करूँगा, मैं एक वीक के बाद आई विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, आई विल गो आउटसाइड, मैं बाहर जाके खाना खाऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन टेक स्मॉल प्लान्ड ब्रेक्स। उसके बाद यू नीड टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। कई लोगों को में टेंडेंसी होती है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं किसी से मिलूंगा नहीं, किसी फैमिली वाले से बात नहीं करूँगा, दोस्तों से दूर हो जाऊँगा। ऐसा मत कीजिए। जो आपके अच्छे दोस्त हैं, वो फैमिली मेम्बर्स जो आपको इनक्रेज करते हैं,
उनसे आप टच में रहिए, जो आपसे बार बार एग्ज़ाम के लिए पूछते रहेंगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे। उसके अलावा यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आप चैनल्स फॉलो कर सकते हो, इंस्पायरिंग मूवीज़ देख सकते हो जो कि डिफेंस पर, आर्मी पर, पुलिस पर, ऐसी मूवीज़ देखिए, आपको बेटर फील होगा एंड यू विल फील मोटिवेटेड फॉर द प्रिपरेशन। उसके अलावा यू नीड टू डेवलप अ रिवॉर्ड मैकेनिज्म। इफ़ यू परफॉर्म वेल ड्यूरिंग अ वीक और अ मंथ, यू कैन रिवॉर्ड योर सेल्फ, कि आप कोई आउटिंग के लिए चले जाओ, कहीं पिकनिक पर चले जाओ, छोटा सा एक ट्रिप मार सकते हो कहीं का। तो यू नीड टू रिवॉर्ड योर सेल्फ, बट इसमें याद रखने की क्या ज़रूरत है कि जो सेल्फ कंट्रोल होता है दैट इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स, इट अंडरगोस ईगो डिप्लीशन। कहने का क्या मतलब है कि जो आपका सेल्फ कंट्रोल है पढ़ाई करने के लिए, दैट इज़ लाइक अ बैटरी। पहले ये फुल रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो इट डिप्लीट्स, ये कम हो जाएगी। तो इसको दोबारा रिचार्ज करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू लेट योर सेल्फ लूज एंड यू नीड टू स्पेंड सम गुड क्वालिटी टाइम, जिसमें आप रिलैक्स कर रहे हो, रिचार्ज कर रहे हो खुद को, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, डू नॉट फील गिल्टी इफ़ यू टेक ब्रेक्स, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका प्रिपरेशन सफ़र नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक डाउट आता है, हाउ टू सॉल्व ऑल साइंस क्वेश्चंस और हाउ टू गेट अ गुड स्कोर इन साइंस सेक्शन। देखिए मैंने बताया हुआ है कि 9th एंड 10th की जो साइंस की एनसीईआरटीज़ हैं उसको तो आपको अच्छे से याद करना है पूरा। जो 11th एंड 12th की साइंस एनसीईआरटीज़ हैं उसको मैंने बोला कि या तो आप स्किप कर दो, लेकिन अगर आपको स्किप नहीं करना है, साइंस में आप अपना स्कोर और अच्छा करना चाहते हो, तो आप क्या करो, 11th एंड 12th की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ से जो बॉक्सेज में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो हाईलाइटेड पोर्शन होता है, आप बस उसको पढ़ लो एक बार। वहाँ से आपको बहुत सारे फैक्टॉइड्स मिल जाएंगे, फैक्ट्स मिल जाएंगे, और उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। उसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है, उसका साइंस सेक्शन आप ध्यान से पढ़ो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप सारे देख लो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको लेवल एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा एक काम आप और करो कि जो भी आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर, बुक, मैगज़ीन, उसमें से जो साइंटिफिक टर्म्स होते हैं आप उनको डायरेक्टली गूगल कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसरो ने कोई सैटेलाइट लॉन्च के लिए कोई व्हीकल भेजा हुआ है, ठीक है, तो आप देख लो कि कौन सी सैटेलाइट्स हैं, जियो सिंक्रोनस है, जियो स्टेशनरी है। तो इसके लिए आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप स्पेशली बुक में दिया होना चाहिए, आप सीधे गूगल कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होती है, जियो स्टेशनरी क्या होती है। तो इस तरह से आपकी साइंस की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद एक डाउट आता है कि हाउ टू गेट अ गुड स्कोर इन द न्यूमेरिकल एंड मैथ्स क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो देखिए मैथ्स में मेनली दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वन इज़ प्योर मैथ्स जिसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, फिर आते हैं एप्टीट्यूड एंड पैटर्न बेस्ड। जो प्योर मैथ्स के क्वेश्चन हैं उसके लिए आप क्या करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते जाइए और एक आइडिया फॉर्म कर लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर सिस्टम से आएंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आएंगे, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज से आएंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आएंगे। तो आप ये सारे टॉपिक्स RS अग्रवाल की जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है उससे तैयार कर लीजिए। उसके अलावा जो 9th एंड 10th की NCERT मैथ्स है वहाँ से देखिए और उनको प्रैक्टिस करते रहिए। जो दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं विच आर एप्टीट्यूड एंड पैटर्न बेस्ड, आप क्या करो, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, लास्ट 5 ईयर्स के, 7 ईयर्स के, 10 ईयर्स के। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों सुधर जाएगी। बस ये दिमाग में रखिए, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपने जितना मैथ्स का प्रैक्टिस किया होगा, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने देखे होंगे, उतना ही एग्ज़ाम में आपके लिए एडवांटेज रहेगा, ठीक है। फिर एक डाउट आता है कि पेपर 1 को क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो देखिए, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम सच अ माइंडसेट। आपको ऐसे अप्रोच के लिए डू नॉट फॉल फॉर देम। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त था जो CAPF AC में उसका लास्ट अटेम्प्ट था एंड इंटरव्यू के लिए भी अपियर किया, बट ही फेल टू मेक इट इन द फाइनल लिस्ट बाय 4 मार्क्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने जब पेपर 1 दिया, ही कैलकुलेटेड कि आई एम गेटिंग अराउंड 120 मार्क्स इन पेपर 1। 120 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर है, बट उस साल क्या हुआ कि कट ऑफ वेंट टू 123। अभी बाद में ही फेल्ट बैड कि अगर इफ़ ही न्यू की कट ऑफ इतना इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो कुछ तो करके 2 क्वेश्चन और सही कर सकता था पेपर 1 में। बट वॉट ही डिड वॉज कि इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग इज स्कोर, वो अपना स्कोर कैलकुलेट करने एग्जाम हॉल में लग गया कि ठीक है, मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं, इसमें से इतने गलत होंगे, इतने सही हो जाएंगे। सो आप ये सब चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। कट ऑफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, कितना जाएगा आप गेस नहीं कर सकते। और होता क्या ऐसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में स्पेकुलेट करने लग जाते हो। आपको करने के चाहिए, यू शुड मेक एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन पेपर 1 बिकॉज मार्क्स इन पेपर 1 विल काउंट इन द फाइनल मेरिट। तो आप अपना बेस्ट एफर्ट दो पेपर 1 के लिए, कट ऑफ की चिंता मत करो।
बट अगर आपको एक नंबर चाहिए ही है कि कितने स्कोर में आप एकदम सेफ फील करोगे, तो माई गेस वुड बी 125 to 130। बट आप मुझको इस चीज़ के लिए कोट मत करना बाद में कि नेक्स्ट ईयर कट ऑफ चला जाए 135 एंड देन ये हो जाए कि सिद्धार्थ सर ने तो बोला कि 125 अच्छा स्कोर है। जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि कट ऑफ कितना जाएगा, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, आप अपना बेस्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक डाउट आता है कि हाउ टू रीड अ बुक इफेक्टिवली टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज। याद कैसे करना है बुक्स को? तो देखिए सीधी सी बात है कि बुक्स को आप मल्टीपल रीडिंग्स दो, एटलीस्ट 3 रीडिंग्स दीजिए और टारगेट रखिए 5 रीडिंग्स का। उससे ज़्यादा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रीडिंग में आप क्या करो कि बस कैजुअली पढ़ो, यू जस्ट नीड टू डेवलप अ फील ऑफ व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड। ये क्या है, आप यहाँ पर समझ रहे हो चीज़ों को, यूर अंडरस्टैंडिंग कि क्या दिया हुआ है। सेकेंड रीडिंग में रीड द बुक स्लोली, आप उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कीजिए, ब्रैकेट्स बनाइए पैराग्राफ्स के अराउंड। ये आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप फिल्टर कर रहे हो कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। थर्ड रीडिंग में नाउ यू स्टार्ट अंडरलाइनिंग एंड हाईलाइटिंग की पॉइंट्स, मेमोराइजिंग डिफिनीशंस, कीवर्ड्स, डेटा एक्सेट्रा। यहाँ पे आप मेमोराइज कर रहे हो, ठीक है। तो ये अप्रोच दिमाग में रखिए कि एटलीस्ट 3 रीडिंग्स तो देनी ही है। उसके बाद आप कोई रीडिंग देते हो, दैट इज़ फॉर फर्दर मेमोराइजेशन, फाइन ट्यूनिंग योर प्रिपरेशन एंड जेमस्टोन माइनिंग। इसका क्या मतलब है कि कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है, इस टाइप की चीज़ें आप उसके बाद करो। फर्दर बुक को आप टॉपिक वाइज पढ़िए और कंटेंट फिल्टर करते रहिए। जब आप कोई टॉपिक ख़त्म कर लेते हो तो आप क्या करो कि आप याद करके देखो, यू शुड बी एबल टू रिकॉल एटलीस्ट हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ समथिंग। अगर आपको इतना याद आ रहा है मल्टीपल रीडिंग्स के बाद, तो दैट इज़ इनफ। लिटमस टेस्ट क्या होता है कि आप कोई क्वेश्चन देखते हो पेपर 1 में, देन यू शुड बी एबल टू टेल कि वो चीज़ कहाँ पर दी गई है और किस टॉपिक से है। मतलब यू शुड बी एबल टू टेल व्हाट इज़ गिवन वेयर इन द बुक, ठीक है। उसके बाद आप एक काम और ये कर सकते हो कि आप फ्लो चार्ट्स बना लो, माइंड मैप्स बना लो। उससे क्या होगा कि आपकी क्लैरिटी बेटर होगी और एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जो आपको पेपर 2 में हेल्प करती है। एक और डाउट आता है कि फ्रॉम विच मंथ शुड आई स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर्स, किस महीने से मैं तैयार करना शुरू करूँ और करंट अफेयर्स में कौन से सेक्शन से मुझे फोकस करना चाहिए। देखिए करंट अफेयर्स में सीधे से आप T-12 मंथ से तैयारी करो। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जाम आपका जो एग्ज़ाम है वो है जुलाई 2023 में। इससे 12 मंथ्स आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि जून 2022 में आप पढ़ना स्टार्ट करो करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो आप क्या करो कि बस 12 मंथ्स का फ्रॉम जुलाई 2022 टू जून 2023 आप स्टार्ट करो। और जो इस मंथ से लेकर चीज़ें हैं राइट, आप उसको पढ़ते जाओ, न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स मैगजीन। बट समवन कोई ऐसा है कि जो अपना प्रिपरेशन आज स्टार्ट कर रहा है राइट, नवंबर 2022 में, तो जो उसको पीछे के न्यूज़पेपर्स हैं राइट, न्यूज़पेपर्स उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर आप मत पढ़ना पुराने, लेकिन मैगजीन्स तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। यू नीड टू रीड मैगजीन्स फॉर करंट अफेयर्स ऑफ पास्ट मंथ्स, जितने भी पीछे के मंथ्स हैं उनकी आप मैगजीन देख लो। बाकी अगर किसी को डिटेल गाइड चाहिए करंट अफेयर्स पे, तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हो। एक और डाउट आता है रिगार्डिंग को अटेम्प्टिंग कि CDS भी देना है, CAPF भी देना है, क्या मुझे CAPF की तैयारी करते टाइम बाकी एग्ज़ाम देने चाहिए। तो देखिए आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि ऑल्दो एग्ज़ाम्स में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, दे आर डिफेंस जॉब्स, बट दे आर वेरी डिफरेंट इन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स। अगर आपके पास एज है, अभी आप 21-22 साल के हो और आपके अंदर पेशेंस है, जस्ट फोकस ऑन वन एग्ज़ाम। आप या तो CDS को टारगेट कर लो या CAPF को टारगेट कर लो और उसको क्लियर करो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देयर आर वेरिएशंस इन सब्जेक्टिव एंड इंटरव्यू पोर्शंस, ठीक है। और फर्दर क्या है कि अगर आप अपना एफर्ट डिवाइड करते हो 2 या 3 एग्ज़ाम के बीच में, देयर इज़ नो रिवॉर्ड फॉर मेकिंग इट टिल द लास्ट स्टेज। और अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। मेरी एडवाइस क्या है कि इनिशियल ईयर्स में जो पहले 2 साल हैं 3 साल हैं, जस्ट बी फोकस्ड ऑन वन एग्ज़ाम एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट। अगर आपका उसी में सिलेक्शन हो जाता है, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। और एक चीज़ आप ये समझो कि आप भले ही CAPF को या CDS को यू मेक इट योर सेकंड चॉइस, बट देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जिनकी इट विल बी द फर्स्ट चॉइस, ठीक है। वो आपसे ज़्यादा मेहनत करेंगे एंड दे डिज़र्व टू मेक इट देयर। लेकिन 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद भी इफ़ यू फेल टू मेक इट थ्रू, तो आपका ऑलरेडी बेसिक सिलेबस तो कवर हो चुका है। हर एग्ज़ाम का एक ही होता है जो जनरल स्टडीज़ का सिलेबस होता है। और तब आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो
कि आप किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सको। फॉर एग्जांपल समवन हु हैज़ गिवन 2 अटेम्प्ट्स इन CAPF बट उसका क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो CDS की स्पेसिफिक चीज़ें तैयार करके CDS दे सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर न्यू टू द प्रिपरेशन या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। बट माई एडवाइस इज जस्ट फोकस ऑन वन एग्जाम एंड क्लियर इट। तो अब आपकी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी काफ़ी सारी। जो कोई डाउट्स बची हैं वो मैं फर्दर बाद में क्लियर करूँगा। मीनवाइल आप क्या कर सकते हो कि जो वीडियो गाइड्स मैंने डाली हुई हैं न्यूज़पेपर रीडिंग पर, प्रिपरेशन टाइमलाइन पर, डिटेल्ड स्ट्रेटजी पेपर 1 के लिए, करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड NCERTs, आप ये वीडियोस देख लो। ज़्यादातर जो डाउट्स हमने अभी कवर किए वो ऑलरेडी मैंने सब बताया हुआ है और पूरा कंटेंट ऑलरेडी है मेरे वीडियोस में जो मैंने पहले डाले हैं, तो आप उनको देख लो, आपको चीज़ें फर्दर क्लियर हो जाएंगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कोई फर्दर डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और आप मिशन CAPF फैमिली से भी जुड़ सकते हो। यूट्यूब पर चैनल है मेरा सिद्धार्थ सिंह CAPF, टेलीग्राम पर मिशन CAPF 2023 एंड इसी का फोरम है मिशन CAPF 2023 फोरम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड।